नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर अयोध्या की तर्ज पर 2,25,000 से ज्यादा दीप रोशन किए जाएंगे। इन दीपों की रोशनी से ब्रह्म सरोवर का पावन तट जगमगा उठेगा। इन दीपों की रोशनी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व भर में पहुंचेगी। इस दीपोत्सव में सभी दीप शहर की समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से ही रोशन किए जाएंगे। यह दीपोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में 25 दिसंबर को साय के समय होने वाले समापन समारोह में होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में 25 दिसंबर को दीपोत्सव एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। इस दीपोत्सव में शहर की 33 से ज्यादा संस्थाओं के माध्यम से 2,25,000 दीप जलाए जाएंगे। यह दीप अयोध्या धर्मनगरी की तर्ज पर रोशन करने की व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा में खेल कोटे से वर्ष 2019 में भर्ती हुए 1518 ग्रुप डी के कर्मचारियों को 25 दिसंबर के बाद किसी भी समय नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी है। इन सभी कर्मचारियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। सर्व कर्मचारी संघ ने कोर्ट से निर्देश आने के बाद भी इन कर्मियों की नौकरी बचाने की अपील की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती किए कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करवाने को लेकर सरकार ही माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच में गई थी, जबकि सिंगल बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए नौकरी सुरक्षित की थी, जिसको लेकर इन कर्मियों एवं उनके परिजनों में अपने भविष्य को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और भाजपा सरकार के माननीय हाईकोर्ट में रखे गए नकारात्मक रवैये से भारी आक्रोश भी है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा यानी BSEH ने 23 दिसंबर 2020 को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यानी एस्टेट 2021 के एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार पूरी तरह से जांच के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रवक्ता रंजीता मेहता ने थामा भाजपा का दामन। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता ने वीरवार शाम को भाजपा का दामन थाम लिया। मेहता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिलों पर 2% पंचायत टैक्स लगाने के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि यह कदम ग्राम पंचायतों के विकास की दिशा में नया कदम है। उन्होंने बताया कि टैक्स के रूप में मिलने वाला पैसा प्रदेश सरकार के खजाने में नहीं बल्कि बिजली कंपनियों द्वारा गाँव के विकास के लिए सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में डाला जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसी तरह गाँव की रजिस्ट्रियों के टैक्स का पैसा भी उसी ग्राम पंचायतों को देने का कानून बनाया गया है। इससे ग्राम पंचायतों को गाँव में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे गांव को फायदा मिलेगा। इस दिशा में आगे यह भी कदम उठाया जाएगा कि ग्राम सभा अपने अधिकार से टैक्सेशन शुरू कर सके ताकि गांव से ही गांव के विकास के लिए राजस्व इकट्ठा हो सके। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में संत सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, सुधांशु महाराज, स्वामी अवधेशानंद महाराज, परमात्मानंद महाराज व महंत बंशीपुरी सहित बड़ी संख्या में संत समाज शामिल है। इससे पूर्व गत दिवस पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट से गीता स्थली को विश्व में शांति और सद्भावना का मार्ग दिखाने का बिगुल फूंका गया। हरियाणा में होगी नौकरियों की बहार, 5 लाख रोजगार का खाका तैयार। हरियाणा में नौकरियों की बारिश होगी और आने वाले समय में करीब 5 लाख रोजगार देने की तैयारी है। हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार ने नई उद्यम एवं रोजगार नीति के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 5 लाख युवाओं को रोजगार का खाका तैयार कर लिया है। कारोबार को सुगम बनाने के लिए सेवा का अधिकार कानून में 41 और सेवाएं शामिल की गई है। अतिरिक्त 36 नई सेवाओं के एकीकरण से सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वाम दलों से गठबंधन को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ बंगाल के चुनाव अब त्रिकोणीय होंगे। यहाँ सत्ताधारी तृणमूल और भाजपा के अलावा अब कांग्रेस लेफ्ट अलायंस के बीच लड़ाई होगी। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से लेफ्ट दलों के साथ मिलकर तृणमूल शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितिन प्रसाद ने बताया कि हमारा गठबंधन पूरी ताकत से भाजपा और तृणमूल के खिलाफ लड़ेगा और बंगाल के उस गौरव को वापस लाएगा जिसे इन दोनों पार्टियों ने तबाह कर दिया है। 2016 में भी कांग्रेस ने वाम दलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब इस गठबंधन को 44 सीटें मिली थी। कांग्रेस राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि तब से कांग्रेस के आधे विधायक तृणमूल में शामिल हो चुके हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 29वां दिन था। सरकार ने गुरुवार को एक और चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत के लिए दिन और समय तय करने की अपील की। चिट्ठी में लिखा कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी से जुड़ी कोई भी नई मांग जो नए कृषि कानूनों के दायरे से बाहर है उसे बातचीत में शामिल करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही किसानों ने सरकार के पिछले न्योते को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं है, नया एजेंडा लाएं तभी बात होगी। अभी और बढ़ेगी ठंड। माउंट आबू में लगातार 10वें दिन बर्फ जमी। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार में शीतलहर का अलर्ट। पिछले 3-4 दिनों से ठंड से मिली राहत के बाद अब पारा फिर से लुढ़कने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे मैदानी राज्यों में शीतलहर की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर पूर्व से आने वाली हवा की वजह से ठंड फिर से जोर पकड़ सकती है। दूसरी ओर माउंट आबू में पिछले 10 दिनों से लगातार सुबह के समय जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। आंदोलन के बीच किसान सम्मान 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 7वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके ही एक बयान पर घेर लिया। बुधवार रात पेशावर के मर्दान शहर में एक रैली में मरियम ने प्रधानमंत्री पर तंज कसे। कहा, इमरान खुद कह रहे हैं कि वे पीएम बनने के लिए तैयार नहीं थे। अगर ऐसा था तो वे शेरवानी पहनकर तैयार क्यों हो गए? मुल्क को बर्बादी के कगार पर क्यों ला खड़ा किया? विपक्षी दलों का गठबंधन पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम लाहौर की मेगा रैली के बाद अब इमरान सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर इस्लामाबाद तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है। इससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में 20,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के मैच भी इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत ने इससे पहले 1982, 2010 और 2018 में भी हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। यह स्टेडियम बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में करीब 15 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। पटनायक ने वीडियो मैसेज में कहा, ओडिशा एक बार फिर 2023 हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मैच भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। भारी विदेशी निवेश के चलते शेयर बाजार लगातार 8वें हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 529.36 अंकों की बढ़त के साथ 46,973.54 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 148.15 अंक ऊपर यानी 13,749.25 पर बंद हुआ है। सोने की कीमतें 60 रुपए गिरकर 50,089 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 49 रुपए गिरकर 67,527 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। देश का पहला ई ट्रैक्टर सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च। कंपनी का दावा, डीजल ट्रैक्टर की तुलना में इसे चलाने की लागत 1/4, कीमत 5.99 लाख रुपए। बैटरी और रेगुलेटर होम सॉकेट से 10 घंटे में और फास्ट चार्जर से केवल 4 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। 2 टन ट्रॉली का संचालन करते समय इसमें 8 घंटे तक बैटरी लाइफ मिलेगी। टॉप स्पीड 24.93 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक की बुकिंग देश भर में ओपन हो चुकी है। इसे 5.99 लाख रुपए के काफी अफोर्डेबल प्राइस के साथ उतारा गया है, जो रनिंग कॉस्ट को भी कम करेगा। नया ई ट्रैक्टर निश्चित रूप से एक अत्यंत व्यवहारिक विकल्प की तरह लगता है, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। नितिन गडकरी का ऐलान, 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ऐलान किया कि 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य होगा। उनका कहना है कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उन्हें नकद भुगतान, समय की बचत और ईंधन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। नितिन गडकरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि टोल नाका पर अब तक जो गाड़ियों में छूट दी जा रही थी वो बंद की जा रही है। साल 2021 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है।